वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स कोड, जो हमारे देश में भारत में जो नया जो आया है कर, उसके बारे में, नया प्रत्यक्ष कर संहिता के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, समझते हैं थोड़ा सा आसान भाषाओं में क्या है डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। तो देखेंगे, कहता है, यहाँ से पढ़ेंगे। कहता है प्रत्यक्ष कर संहिता 2025, डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक नया कर कानून है, जिसका उद्देश्य आयकर अधिनियम 1961 की जटिलताओं को सरल बनाना और कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी तथा न्यायसंगत बनाना है। यह संहिता करदाताओं के लिए कर अनुपालन को आसान बनाने, कर चोरी को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। मतलब अर्थात ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर संहिता एक प्रकार के भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया एक नया कर है, जो प्रत्यक्ष कर के स्थान पे इस संहिता को रखा गया है। अर्थात 1961 में जो आयकर अधिनियम आई थी, उसको पूर्ण रूप से अबोलिश कर दिया जाएगा और नया कानून लाया जाएगा, जिसका नाम होगा डायरेक्ट टैक्स कोड, जिससे कि जो भी करदाताओं की जटिलता हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान हो जाए। कर प्रणाली को अधिक से अधिक पारदर्शिता बनाना तथा ज़्यादा से ज़्यादा न्यायसंगत बनाना। यह संहिता करदाताओं के लिए कर को मतलब असेसमेंट करने, रिटर्न फाइल भरने में ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाना, टैक्स में जो चोरी हो रही है उसको कम करना और हमारे देश के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बूम करना। ये डायरेक्ट टैक्स कोड का मेन मकसद है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं इसका विशेषताएं क्या है। तो ये भी समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्स कोड में ये भी क्या कहा गया है हमारे वित्त मंत्री के द्वारा, कि डायरेक्ट टैक्स कोड में जो प्रत्यक्ष कर जो था, डायरेक्ट टैक्स जो थी, उसकी अपेक्षा डीटीसी में यहाँ पे धाराओं की संख्या में कमी होगी। साथ साथ अभी तक जो डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ उसका ऑडिट सीए के द्वारा किया जाता था, अब हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे सीए में कॉस्ट अकाउंटेंट, एक होता है सीए चार्टर अकाउंटेंट और सीएस, इन तीनों के द्वारा इसकी ऑडिट की जाएगी। डायरेक्ट टैक्स कोड में एक बहुत बड़ी बदलाव हुआ है। और इसमें यह भी बदलाव हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स कोड में अब जो है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को ख़त्म कर दिया जाएगा। अर्थात इसमें डायरेक्ट टैक्स कोड में जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बेसिस पे टैक्स को रिटर्न फाइल की जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी बदलाव हुई है। डायरेक्ट टैक्स में ये भी कहा गया कि जो प्रत्यक्ष कर में जो पुराने प्रत्यक्ष कर थी, उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी जो हेड होता था उसको डीटीसी में बदल के इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टैक्स कहा गया है। मतलब कि जो रोजगार से प्राप्त आय उसको माना जाएगा। साथ ही साथ एक यह भी बदलाव हुआ डायरेक्ट टैक्स कोड में कि पहले से जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स थी, यानी कि अन्य साधनों से प्राप्त आय, उसको अब रखा जाएगा डायरेक्ट इनकम फ्रॉम रेसिडुअल इनकम। साथ ही साथ कैपिटल गेन में जो इनकम अलग से उसका टैक्स की दर थी, उसको अब एक नॉर्मल टैक्स रेट को उसको डिटरमिन करना। ये सारा चीज़ डायरेक्ट टैक्स कोड में बदलाव हुई है। साथ ही साथ जितने भी प्रोविजन, एग्जाम्पशन, रिबेट, शेड्यूल था, इन सभी में कमी कर दी गई है डायरेक्ट टैक्स कोड में, ताकि जो भी एसएसी है, टैक्स पेयर है, जो भी करदाता हैं, उन सभी को टैक्स को असेसमेंट करने में काफ़ी ईजी हो जाए। आप चलते हैं, हम लोग थोड़ा इसका विशेषता देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कोड की क्या कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखेंगे मुख्य विशेषताएं, यानी कि इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहला कहता सरल कर स्लैब संरचना। नए कर स्लैब के अनुसार 12 लाख तक की वार्षिक आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा। इसमें मध्यम वर्गीय करदाताओं को राहत मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी चेंजेज हुई है कि अब जो है वित्तीय वर्ष जो 2025-26 है, यानी कि 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगी। कब से लागू होगा? 1 अप्रैल से। ये भी ध्यान रखनी है, 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी। और 1 अप्रैल 2025 से लेकर के हमारा जो वित्तीय वर्ष 2026 तक है, वह उनमें जो भी करदाता अपने आय को अर्जित करेंगे 12 लाख तक, तो उनको टैक्स नहीं देना है। एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे करदाताओं का मतलब सिर्फ क्या है, इंडिविजुअल एचयूएफ से है। यहाँ पे कंपनी
कंपनीज और फर्म के लिए ये अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि उस पर फ्लैट रेट रखते हैं। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, वो सोचते हैं क्या कि 12 लाख तक का मतलब चाहे वो कंपनी हो चाहे फर्म हो सभी के लिए, नहीं, इंडिविजुअल एचयूएफ पे ही ये स्लैब रेट अप्लाई होती है। चूँकि कंपनी के लिए टैक्स का दर मैं बता दूं, उसके लिए 25% और 30% है, लेकिन अभी इसमें भी कुछ चेंजेज होगा कि अब, और साथ ही साथ फॉरेन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स की रेट को सिमिलर कर दिया जाएगा, एक समान होगा, जिससे कि हमारे देश में निवेशकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हो, निवेश में भी वृद्धि हो। ये सारी बातें हैं। अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे, कहता है निवासी वर्गीकरण में बदलाव। ठीक है, मुख्य विशेषता में कहते हैं निवासी और सामान्य निवासी, लेकिन सामान्य निवासी नहीं और गैर निवासी जैसी श्रेणियों समाप्त कर दी जाएगी। अब केवल 2 श्रेणी होगी, निवासी और गैर निवासी, जिससे करदाताओं के लिए अपनी स्थिति समझना सरल होगा। मतलब पहले से था रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक था रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये सबको खत्म करके अब सिर्फ होगा रेसिडेंट और नॉन रेजिडेंट होगा। ये 2 चीज़ों का इसमें बदलाव हुआ है। ये भी अब देखेंगे, मैंने जो बताया कैपिटल गेन के बारे में। देखिए यहाँ पे भी कहा गया कैपिटल गेन पर कर। कैपिटल गेन पूंजीगत लाभ को नियमित आय के रूप में माना जाएगा, जिससे सभी प्रकार की आय पर समान कर दर लागू होगी। अर्थात ये कि पहले से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थे, अंडर सेक्शन जो आया करता था आपको कितना, अंडर सेक्शन 112 में जो कैपिटल गेन पर टैक्स की रेट था कितना, 20%। अब ये नहीं रहेगा अलग से, अब सिर्फ क्या होगा, कैपिटल गेन को एक नॉर्मल यानी कि सामान्य तरीके से उस पर भी कर चार्ज किया जाएगा, जो दूसरे से लिया जाता था रेट इनकम पे, उसी तरह से अब कैपिटल गेन के आयों पर भी टैक्स को चार्ज की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कर अनुपालन में सुधार करता सीए, सीएस और सीएमए को अब कर ऑडिट करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे करदाताओं को अधिक सहायता मिलेगी। ये भी एक बहुत इसका विशेषता है। पहले से क्या हुआ करता था, आयकर अधिनियम 1961 में ये था कि टैक्स का रिटर्न फाइल तो कोई भी कर सकता था, लेकिन टैक्स की ऑडिट जो होता था सिर्फ सीए अर्थात चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता था। जो आप चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, ये तीनों के द्वारा ये टैक्स की ऑडिट की जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा सुधार हुआ। फिर कहता है 5वां नंबर पॉइंट में कंपनी के लिए समान कर दर। ये भी मैंने बताया था, कहता घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों के लिए एक समान कर दर लागू होगी, जिससे व्यापारिक वातावरण में समानता आएगी, यानी कि जिससे निवेश भी बढ़ेगी, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होगी उसमें बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया है, यानी कि जो फॉरेन टैक्स की रेट और डोमेस्टिक कंपनी का जो टैक्स की रेट थे दोनों को समान दर से लागू कर दिया जाएगा। पहले से टैक्स की रेट अलग अलग थी। 6 नंबर पॉइंट में कहता है टीडीएस और टीसीएस में बदलाव। स्रोत पर कर की कटौती टीडीएस और स्रोत पर कर संग्रह टीसीएस, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, लगभग सभी प्रकार की आय पर लागू होगा, जिसमें कर चोरी को रोकने में मदद मिलेगी। ये भी एक विशेषता है। फिर कहता है कटौती और छूट में परिवर्तन। अधिकांश कटौतियां और छूट हटा दी जाएगी, जिससे कर रिटर्न दाखिल करना आसान होगा। हालांकि वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती 75,000 तक बढ़ा दी गई। मतलब ये हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये कितना में आता है, एसडी स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो अंडर सेक्शन 16(1) के अकॉर्डिंग आया करता था। कितना, पहले से था 50,000 जो आयकर अधिनियम 1961 में बढ़नी थी। अब उस स्टैंडर्ड डिडक्शन को धारा जो 16(1) में 50,000 की जगह पे अब उसको कर दिया गया 75,000। ये भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब देखेंगे इसका लक्ष्य क्या है। कहता कर नियमों को सरल बनाना ताकि करदाताओं के लिए समझना और पालन करना आसान हो। करदाताओं की संख्या बढ़ाना, जनसंख्या के 1% से बढ़ाकर 7.5% करना, जो टैक्स को रिटर्न फाइल कर सके। स्पष्ट कर कानूनों से कानूनी विवादों को कम करना ताकि करदाताओं और सरकार दोनों के लिए विवादों में कमी होगी। तो इस तरह से मेरे टैक्स का जो भी अपडेट होगी, टैक्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगी, जो भी स्टूडेंट है टैक्स का जो प्रिपरेशन करते, उन तमाम स्टूडेंट से मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी मेरे चैनल से बने रहेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो भी टैक्स से संबंधित टॉपिक होगा मैं उन तमाम टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों माध्यम से मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। और जो भी चीज़ें होंगे, जो भी मेन मुख्य कंटेंट होंगी, उन सारा कंटेंट अपने यूट्यूब के माध्यम से लाऊंगा, ताकि जो भी प्रिपरेशन है
चाहे वो बिहार में जो टीचर 10+2 का एग्जामिनेशन देने वाला है TET का, बिहार में जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में BET बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें आपको फ़ायदा करेगा। साथ ही साथ हमारे देश में जो UGC के माध्यम से जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेट और JRF की जो एग्जामिनेशन होती है, उन तमाम एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी फ़ायदा होंगे। और साथ ही साथ जो एकेडमिक का जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, चाहे वो BCom का हो, मतलब ग्रेजुएशन जो कॉमर्स से करते हैं, साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट जो MCom करते हैं, उन तमाम स्टूडेंट को कंटेंट को मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से टैक्सेशन को समय समय पर लेके आऊँगा। तो इसलिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे और हमारे चैनल को काफ़ी सपोर्ट करेंगे। आप लोग के द्वारा ही मेरे चैनल काफ़ी ग्रोथ करेगी।